बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेक बाइट के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में आपका आरजे मीसम अब्बास खुश आमदीद कहता है आप सबको। हमने पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्री, फिनटेक और ई कॉमर्स, इन सारे शोबों पर कोशिश करके गाहे बगाहे बातचीत की। हमारे काफ़ी सारे मेहमान आए। इस वक्त जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी खासियत फिनटेक के अलावा ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स में है। पाकिस्तान में ये स्पेस भी खासा बूम हासिल करता जा रहा है। काफ़ी सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। अली एक्सप्रेस का नाम हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। दराज मौजूद है पाकिस्तान के अंदर इनकी तरफ से पहुंचाई जाने वाली चीज़ें, सिलसिला कैसे चलता है और इसके लिए ख़ास तौर पर जो पेमेंट्स होती हैं, डिजिटल पेमेंट्स, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं एक्सपर्ट फिनटेक के, उनसे बात करते हैं। हमारे लिए एक बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि इस वक्त हबीब साहब हमारे पास मौजूद हैं। एक लंबा कैरियर इनका इसी दश्त की सयाही में गुजरा है। तो चलिए चल के हम इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब। वालेकुम सलाम ईसाम, कैसे थैंक यू। ठीक ठाक? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब हबीब साहब, पहले तो हमें ये समझाइए कि ई कॉमर्स बस क्या ऐप के ज़रिए कुछ ख़रीदारी है, और डिजिटल पेमेंट्स क्या ऐप के ज़रिए पैसे भेजना है, क्या है ये? ई कॉमर्स की बात करें तो बिल्कुल एक आम आदमी के लिए तो ऐप के ज़रिए ख़रीदारी ही है, लेकिन हाउएवर इसके पीछे बहुत सारे तकनीकी मराइल हैं, बहुत सारे इसके साथ एसोसिएटेड बिजनेस लाइंस हैं जो कि ई कॉमर्स को एक साथ अपने चलाती हैं। तो इट इज़ अ मैश ऑफ सर्विसेज जिसको मैं कहूँगा, या बहुत सारी सर्विसेज का एक मिलाप है ई कॉमर्स, जो किसी भी बिज़नेस को अलाउ करता है ग्लोबली अपनी चीज़ें बेचना। तो आम आदमी के लिए यही है। ज़बरदस्त। तो आपकी मसनूआत एक ऐप या किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया भर में उसकी तरसील की जा सकती है। ये तो हो गया ई कॉमर्स। डिजिटल पेमेंट्स यकीनन मोबाइल के ज़रिए आजकल पाकिस्तान में इस पर भी बड़ा बूम है। इस पर मज़ीद बात करने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि आपका कैरियर ज़रा दो तरफ दो धारी तलवार की तरह से रहा है। तो अगर हम हबीब साहब के कैरियर पर ज़रा निगाह डालें, और तालीमी और फिर जो प्रोफेशनल कैरियर है, तो हमारे सुनने देखने वालों को ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा कि जो शख्सियत मौजूद है उसकी महारत किन शोबों में। देखिए, मेरी जो एकेडमिक्स या एजुकेशन आप कहें तो कम्प्लीटली इट इज़ अ टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एजुकेशन। मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटिंग में। ज़बरदस्त। ठीक है, तो जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड रहा है इब्तदाई सालों में। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम सॉफ्टवेयर हाउसेस, देन जाहिर है बैंकिंग का शोबा हो गया या हेल्थ केयर का शोबा हो गया, इन्होंने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया। बिल्कुल सही। तो अगर मैं सन 2000 की दिहाई की बात करूं तो फ्रॉम सॉफ्टवेयर हाउसेस आई मूव टू अ बैंक, एक कमर्शियल बैंक में, जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट हो रही थी। बिल्कुल ठीक। ये वो दौर था कि जब ब्रांच बैंकिंग से निकल के या एटीएम से निकल के सेल्फ बैंकिंग के ऊपर रुझान था। सेल्फ बैंकिंग या सेल्फ सर्विस बैंकिंग, बिल्कुल सही, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग होती थी। जाहिर है आपके पास कंप्यूटर्स होते थे, उस वक्त मोबाइल डिवाइसेस इतनी कॉमन नहीं थी, तो उसके सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट का काम शुरू किया। फिर आपके पास फीचर फ़ोन होते थे, तो उससे रिलेटेड एसएमएस के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें की कि बैंक से आपका ताल्लुक जुड़ जाए। अच्छा, या आप ट्रांजैक्शंस एसएमएस के ज़रिए कर सकते हैं, जिसको आप आजकल की उसमें व्हाट्सएप बैंकिंग कहते हैं। तो उस वक्त एसएमएस बैंकिंग कहलाई जाती थी। तो कमर्शियल बैंक्स में सफ़र आगाज़ हुआ। फिर एजेंसी बैंकिंग, ब्रांचलेस बैंकिंग आई कि भाई बैंक जो है वो बियॉन्ड द ब्रांचेस अपनी सर्विसेज देता था एजेंट्स की सूरत में। तो ब्रांचलेस बैंकिंग, ओमनी के वो प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया, और ये सफ़र इसी तरह से चलता रहा। देन आई मूव के आज जो मेरी करंट पोजीशन है, जिसमें मैं ई कॉमर्स और एग्रीगेटर को हेड कर रहा हूँ, जहाँ पे जो भी एक सॉफ्टवेयर की ही ब्रांच है या फिनटेक में वो तब्दील हो गई। अब फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजीज़ का मिलाप, फिनटेक बेसिकली। बिल्कुल सही। तो इन माय करंट रोल एज एन ई कॉमर्स लीड कह लें या हेड कह लें, मैं बिजनेसेस की मदद करता हूँ। कोई भी बिज़नेस हो सकता है, वो रिटेल का बिज़नेस हो सकता है, ऑनलाइन का बिज़नेस हो सकता है। उनको अपने कस्टमर्स से डिजिटली पेमेंट्स रिसीव करने की प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं और बेचते हैं। यानी आप चाहे ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हों किसी वेबसाइट के ज़रिए, या आपकी कोई मोबाइल ऐप हो जैसे फूड पांडा है,
दराज की कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इसीलिए कि आप करीम ऊबर की आप कोई राइड बुक कर रहे हो तो वहाँ पे जब पेमेंट्स के लिए हम अपनी प्रोडक्ट उस बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं और उसके ऊपर डिजिटल पेमेंट्स कराते हैं। डिजिटल पेमेंट्स करने के तरीक़ेकार में कार्ड सबसे बड़ा एक पेमेंट मेथड होता है, फिर आप अपने बैंक अकाउंट्स के साथ कर सकते हैं और ये जो वॉलेट्स के साथ कर सकते हैं पेमेंट। वॉलेट से मुराद ये इजी पैसा, नया पे, जैज कैश एंड ऑल, EMIs एंड वॉलेट्स, तो इस तरह के पेमेंट मेथड्स होते हैं। ठीक, अब ये सिलसिला सिर्फ ऑनलाइन और ऐप बेस्ड बिजनेसेस का नहीं है। सही। आपके बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जो घरों तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल सही। तो उनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। उनके डिलीवरी राइडर्स के लिए कोई मोबाइल ऐप्स दे दी उनको, जिसको एमपॉस कहा जाता है या टैप एंड पे कहा जाता है, कि वो भी एक बंदा जो घर पे अपने दरवाजे पे खड़ा हुआ है वो भी कैश के बगैर पेमेंट कर सके। सही। तो वो प्रोडक्ट्स हैं। फिर हाल ही में हमने रुझान देखा कि लोग फेसबुक के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं है, छोटे सेलर्स हैं कि वो एक वेबसाइट अपनी बनाएं या वेबसाइट मेंटेन कर सकें, इतना टेक्नोलॉजी लर्नेड लोग नहीं हैं या वो जो इसकी हैज़ल है उसमें नहीं पढ़ना चाहते। तो फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ज़रिए सेलिंग कर रहे हैं, अपनी छोटी कम्युनिटीज़ में कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फिर एक सोल्यूशन है हमारे पास कि जो कि इनवॉइसिंग सोल्यूशन, या जैसे आप रसीद काटते थे पहले, सही, तो अब वो ज़ाहिर है डिजिटल हो गई वो, और पहले रसीद बाय हैंड आप डिलीवर करते थे, उसको ले जाके देते थे, फिर वो कैश की पेमेंट करता था। अब वो आप ईमेल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं रसीद जो डिजिटल इनवॉइस है, या फिर आप उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो उसके लिए भी सोशल मीडिया सेलर्स के लिए भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है पेमेंट्स की। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। डिजिटल पेमेंट्स भी कवर हो गई, ई कॉमर्स भी हो गया कवर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आपने कैरियर जो है, अब चूंकि जैसा कि मेरे में, अब आप इसका बिजनेस साइड ज़्यादा देखते हैं और पहले टेक्नोलॉजी यानी पहले बिजनेस को इनेबल करने का काम किया और फिर उसके बाद छलांग लगा दी कि अब इसको चलाने का और आइडिएशन कंसीव करना और यूज़ केसेस या लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो ये शिफ्ट कैसे आया और क्या वजह थी कि आप टेक्नोलॉजी में गए? क्या उस वक्त बूम था, सभी कंप्यूटर साइंस की बात करते थे, या पहले सोचा था कि नहीं मैं कोई बिल गेट्स को बीट करूंगा, कहीं अच्छा करूंगा? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि कंप्यूटर साइंस का फैसला कैसे किया, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेट आप कहें कि कोई काउंसलिंग तो करते नहीं थे शुरू में, कोई करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस का तो कोई सिलसिला था नहीं, तो गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन थी। बस हाँ, एक चीज़ थी कि डॉक्टर अताउर रहमान आईटी मिनिस्टर हुआ करते थे, नेशनल आईटी का जो मैंडेट था वो लीड कर रहे थे, आईटी कंपनीज़ को और आईटी एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट कर रहे थे। तो दैट वाज द वेव जहाँ से मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे परसू करना है अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन आईटी या कंप्यूटर साइंस की जानिब। तो इस तरह तो कंप्यूटर साइंस में एंट्री हुई। बिज़नेस जिसे आप कहते हैं कि अब मैं उन प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज भी कर रहा हूँ, वो आज से 5 साल पहले का एक सफ़र है कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन माई करंट ऑर्गेनाइजेशन कि जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, जिनको सोच रहे हैं, उनको कमर्शलाइज भी आप खुद करें, क्योंकि हमने खुद सोच के बनाई प्रोडक्ट्स। कुछ ज़ाहिर है ग्लोबल रिसर्च थी, कुछ हमारी डोमेस्टिक रिसर्च होती हैं, कुछ हमने उसके अंदर पाकिस्तानी का डोमेस्टिक एलिमेंट उसमें ऐड ऑन किया और एक ब्लेंडेड सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट बनाई। तो उसको कमर्शलाइज करने का चैलेंज भी खुद ही लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 साल से उसकी कमर्शलाइजेशन और उसकी एक्विजिशन ऑफ द प्रोडक्ट या एक्विजिशन ऑफ न्यू बिजनेसेस टू अडॉप्ट दैट प्रोडक्ट, वो भी मैं ही चला रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये आपको इस आपके इदारे में एक मौका मिला और आप उसको बड़ा एहसन तरीके से निभा रहे हैं। अगर हम एवोल्यूशन की बात, एवोल्यूशन नहीं, किसी ज़माने में जैसे आप बात कर रहे थे SMS बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल, किसी ज़माने में अगर आपको याद हो तो उसके लिए शर्त होती थी कि आप, ऐप तो होती ही नहीं थी इंटरनेट बैंकिंग, और वो भी डेबिट कार्ड पहले लीजिए और उसके बाद चलाइए। और वहाँ से अब इवॉल्व होते होते हम बहुत सारे बैंक्स, तकरीबन सभी अब पाकिस्तान में
इंटरनेट बैंकिंग जैसे तकरीबन मादूम हो चुकी है, Yes, इंटरनेट yes. बैंकिंग नहीं, लेकिन ऐप के ऊपर, और ऐप पे भी वो फोकस है कि आपका कार्ड हो या ना हो, आपको ऐप का एक्सेस मिलता है। इस एवोल्यूशन को कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पे कस्टमर, चूँकि अब आप बिजनेस भी देखते हैं, कस्टमर के बिहेवियर में जो बदलाव आया है इस थ्रू आउट वेव के अंदर, इसको कैसे देखते हैं? और बीइंग प्रोडक्ट और टेक चैलेंजिंग रहा, क्या सीखा इसमें? देखें, ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो रहा। देखें, टेक्नोलॉजी का में हमेशा हमें सिखाया जाता है एकेडमिक्स से लेके इम्प्लीमेंटेशंस तक, और जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं कि यार यू हैव टू स्टिक टू स्टैंडर्ड्स, कि आपको स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस फॉलो करनी है। ग्लोबल गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स हैं कि ये अगर कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो वो इन इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वालिफाई करे, या दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू फॉलो। अब वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकता है दुनिया भर में तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हों और उसके अच्छे नताइज भी आ रहे हों, हाउएवर पाकिस्तान में आके बहुत सारी जगह आपको उसको कस्टमाइज करना पड़ता है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की नज़र से देखूं तो शायद मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी ना करूं, मैं इतना कुछ स्टैंडर्ड के पीछे मैं इतना ज़्यादा उसको कंप्लाई करने में लग जाऊं कि कस्टमर का पेन पॉइंट उसमें एड्रेस ना हो। हाउएवर बिजनेस का पहला प्रायोरिटी होती है कस्टमर। बिजनेस कहता है कि कस्टमर इज ऑलवेज फर्स्ट, सेल्स कहता है कस्टमर इज ऑलवेज राइट एंड फर्स्ट। तो ये जो दो चीज़ों की जंग है ना, दैट्स अ रियल चैलेंज बिटवीन अ टेकी एंड अ बिजनेस या प्रोडक्ट मैनेजर, कि आपको टेक की हैट अपनी उतारनी पड़ती है। तो ये एक चैलेंज रहता है हम टेकी लोगों को, जो कि अपना कोई वो शिफ्ट करते हैं। हाउएवर अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स टेल दिस के बिजनेस जहाँ से स्टार्ट किया था और अब आज जहाँ पे खड़ा हुआ है, मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो दिस प्रूफ्स के हाँ शायद मैंने ये चैलेंज ओवरकम कर लिया है। तो कस्टमर सेंट्रिसिटी को, हाँ, कस्टमर सेंट्रिसिटी के हवाले से सोचते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि लोगों का रुझान, तो लोगों का रुझान ग्लोबलाइजेशन ने एक तो राउट किया, ग्लोबल ऐप्स लोग चलाना शुरू हो गए। तो एक तो ड्राइविंग फोर्स वो थी कि अब आपको बताऊं कि अगर आप हमारे यहाँ स्टेट बैंक नंबर शाया करता है हर क्वार्टरली और हर एनुअली, तो उसमें देखें कि जो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करने वाले लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत टेक गीक होंगे या टेक्नोलॉजी में बहुत महारत रखते होंगे या वो कोई हाई प्रोफाइल लोग होंगे। वो उस सेगमेंट के लोग हैं, उस तबके के लोग हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक ऐसा तबका है कि आम आदमी वाला तबका है, उसमें कोई पीएचडी डॉक्टर्स नहीं है, कोई ऐसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे टेक्नोलॉजी से मानूस लोग नहीं है, मानूस लोग नहीं है, लेकिन उन्होंने अडेप्ट किया। क्यों? क्योंकि बाकी शोबाजात में अब फॉर एग्जांपल अब टीवी पे लोग मैच कम देखते हैं, एक ऐप है उसके ऊपर ज्यादा देखते हैं। बिल्कुल ऐसे सही है। मार्केट्स में अब कम खरीदारी करते हैं और जो है ऑनलाइन खरीदारी मॉल्स के अलावा छोटी जो पुरानी मार्केट्स होती थी वो सिर्फ एक बैक एंड स्टोर बन के रह गई हैं। तो वो रुझान ही इधर कैस्केड हुआ इन द बैंकिंग। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बैंकों का कि 80-90% ब्रांचेस में जो रश होता था वो ख़त्म हो चुका है। तो वही चीज़ इनकलसेट हुई, वही प्रैक्टिस इनकलसेट हुई टुवर्ड्स डिजिटल बैंक एंड डिजिटल पेमेंट्स। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही। अच्छा, इतना एक जो आपने तवील अपनी जर्नी बताई और एक अच्छा खासा आप अरसे से अब बिजनेस साइड भी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपने और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी की होंगी जिस पे आपको खुद भी बड़ा फ़ख्र होगा। वो क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आज भी शायद मार्केट में चल रही हूँ, और उसमें क्या की लर्निंग्स थी आपकी, चैलेंजेस को जैसे आपने ओवरकम किया या नबरदाजमा हुए और उससे लॉन्च किया? देखें, ज़ाहिर है 15-20 साल का करियर है और एक आर्टिस्ट को अपनी हर बनाई हुई तस्वीर जो है ना बेहतर ही लगती है, लेकिन वो जब नई तस्वीर बनाता तो कह रहा है कि यार पुरानी तस्वीर में एक ये खामी रह गई थी, इसको मैं ट्वीट करता हूँ। लेकिन अगर वर्थ मेंशनिंग अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ई कॉमर्स जैसे जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, ई कॉमर्स का तासुर आते ही सबसे पहले जहन में आता है कार्ड से पेमेंट। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, मैंने खुद किया कि क्या ई कॉमर्स कार्ड के बगैर हो सकती है। अच्छा, तो कार्डलेस ई कॉमर्स
कि अगर पायनियर कहा जाए तो जबरदस्त। हम लोग ही हैं पायनियर। तो हमने कार्डलेस ई कॉमर्स लॉन्च की जो कि अकाउंट से चलती थी। आप आज दराज के ऊपर जाते हैं, मुख्तलिफ अपनी वेबसाइट या ऐप्स पे जाते हैं अपने इस्तेमाल की, वहाँ पे आप कार्ड के बगैर भी पेमेंट्स कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट्स अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल के, अपना जो भी उसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, यानी वो OTP ट्रांजैक्शन को मुकम्मल करने के लिए बजाय इसके कि आप कार्ड दें, जी आप डायरेक्ट अपने बैंक का वो अकाउंट प्रोवाइड करें और फिर उससे आपकी बिल्कुल, तस्दीक बिल्कुल। हो और सिक्योरिटी के लवाजमात पूरे। अच्छा, अच्छा, ज़बरदस्त। अब ये आइडिया इतना नया था कि इसको एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए हम थे कि एक तो हमारा बैंक था कि ये बना लेते हैं, दूसरा कोई इस्तेमाल करने वाला भी चाहिए। तो लकीली एक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हमें एक बिजनेस पार्टनर मिल गया इसके, कि उन्होंने कहा ठीक है हमारी ऐप अवेलेबल है, इट वाज एन टिकटिंग ऐप, कि आप हमारी वेबसाइट पे या ऐप पे आके जो टिकट खरीदेगा वो कार्डलेस ई कॉमर्स के ज़रिए खरीदेगा या अकाउंट बेस्ड पेमेंट के ज़रिए खरीदेगा। वहाँ से ये ट्रिगर हुआ और ये आइडिया इतना सक्सेसफुल हुआ कि मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपनी प्राइमरी बिजनेस लाइन ही अकाउंट बेस्ड पेमेंट्स बना ली। अच्छा, ज़बरदस्त। आपके पास यहाँ पे फिनटेक प्लेयर्स हैं मौजूद पाकिस्तान में जिनकी कोर बिजनेस लाइन ही अकाउंट बेस्ड बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रांचलेस अगर हम बात करें, अब तो खैर डिजिटल बैंक बन गया, इजी पैसा इज वन ऑफ देम। उसके अलावा अगर हम बात करें जैज़ कैश, तो जिस भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वहाँ पर आपके पास पेमेंट में अब ऑप्शन आता है कि जैज़ कैश का वॉलेट हो, इजी पैसा का वॉलेट हो। तो कंटिन्यूइंग विद दिस, ये तो एक कार्डलेस ई कॉमर्स की बात हो गई। अब ज़रा एक चैलेंज वाली चीज़ लेते हैं। तो हमारे पास एक चैलेंज था कि हमें कोई 2,500-3 हज़ार लोगों को डिजिटल पेमेंट्स के लिए इनेबल करना था, एंड दे वर राइडर्स एक्चुअली। अच्छा, ओके। दे वर राइडर्स, वो मुख्तलिफ कंपनीज का माल ले जाके वहाँ घरों पे डिस्पैच करते थे और उनको डिजिटल पेमेंट्स रिसीव करनी थी। अब इतने ज़्यादा क्वांटम में अगर आप पॉस मशीन्स जो आपकी कार्ड स्वाइप करने वाली कन्वेंशनल मशीन है, तो एक कॉस्टली आइटम है। बिल्कुल ऐसे ही कि 2,500-3 हज़ार कॉस्ट पॉस मशीन्स आपने उनको राइडर्स को देनी है। वो बाइक पे जा रहे हैं, बाइक से गिर भी रही है मशीन, उनके रोल्स ख़त्म हो रहे हैं। तो दैट वाज अ चैलेंज। इसको कैसे किया जाए, दुनिया भर में क्या चल रहा है। तो वी बॉट अ सोल्यूशन फ्रॉम इंटरनेशनल वेंडर से, M-POS जिसे कहते हैं। इट वाज अ मोबाइल ऐप और उसके साथ हमने इसी तरह से पायलट किया उन 2,500-3 हज़ार राइडर्स के साथ, और उस आइडिया को थोड़ा 1-2 बिजनेस लाइंस में और एक्सप्लोर किया ड्यूरिंग कोविड। एक ब्लड लैब, चुगताई लैब, इफ़ आई कैन मेंशन द नेम, तो उनके हमने पैरामेडिकल स्टाफ को भी M-POS की ऐप दी कि अब आप लोग घरों पे जाते हैं, टेस्ट करें, वहाँ से पैसे लेकर आने की ज़रूरत नहीं है कैश। अब आप पैरामेडिकल स्टाफ को भी हमने इनेबल किया, तो 250-300 वो स्टाफ इनेबल हुए। अब जैसे मैंने मेंशन किया, इसमें चैलेंज क्या आया। एक चैलेंज तो ओवरकम कर लिया कि हमारी हार्डवेयर से जान छूट गई कि पॉस मशीनें किसी को नहीं देनी, उन्हीं के जो मोबाइल्स हैं उसी के अंदर मोबाइल ऐप इंस्टॉल करो। सही। अब एक इंटरनेशनल कॉस्ट, जाहिर है इंटरनेशनल वेंडर से खरीदी हुई ऐप है, उसकी स्केलिंग कहाँ करें, पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ एक चैलेंज आया। अब बिजनेस की टोपी उतारी, सॉफ्टवेयर डेवलपर की टोपी लगाई, और जो है उस इंटरनेशनल वेंडर की ऐप को पूरा पाकिस्तान में एक इन हाउस ऐप में तब्दील कर दिया। अरे वाह। तो द कॉस्ट ऑफ ऑन बोर्डिंग कम्स टू 0, और उस ऐप को जो बाहर से खरीदी हुई थी उसको ग्रेजुअली हमने सनसेट कर दिया। और आज जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हम लास्ट माइल डिलीवरी के लिए भी आप कोई पेमेंट सोल्यूशन देते हैं, तो वो हमारी अपनी बनाई हुई ऐप है पाकिस्तान में, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाई है। जबरदस्त, जबरदस्त। तो वो कॉन्सेप्ट को चूंकि कॉस्टली था, आपने उस सोल्यूशन को समझ के उसे रेप्लिकेट किया और अब आपके पास वो चल रहा है। जबरदस्त। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जिन पे आई एम प्राउड ऑफ कि ये कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया मार्केट में, और लोगों को समझ आया, और इतना समझ आया कि उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल इस पे बना लिए। जबरदस्त। अच्छा, एक चीज़ और, अभी क्या वजह है, अभी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स तो मौजूद हैं और हमारे यहाँ अभी भी जो सार्फिन है उसका रवैया कुछ ऐसा है कि वो अली एक्सप्रेस या टेमू बहुत ज़्यादा मशहूर है, हर वक्त ही आपको सोशल मीडिया पे इससे एक ऐड आता रहता है। हम वहाँ से अगर ख़रीदारी करते हैं तो हम अकाउंट बेस्ड, कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन करने में कोई हमें परेशानी नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें अभी भी ज़्यादातर रुझान COD यानी कैश ऑन डिलीवरी है। इसकी क्या वजह है कि हमारी इंडस्ट्री में अभी तक ये
लोगों का शायद कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाया है। आप चूंकि एक ऐसी जगह बैठे जहाँ मल्टीपल प्लेयर्स आपके साथ जुड़े हैं, तो आपको उन कस्टमर का बिहेवियर और उनके चैलेंजेस का भी अंदाज़ा होगा। आप क्या कहते हैं, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ द इंडस्ट्री, हम अभी कहाँ खड़े और इसमें मजीद कितना वक्त है हमें तय करने के लिए? अच्छा बीसम, यू स्पॉट ऑन द प्रॉब्लम कि ये एक वाकई में एक प्रॉब्लम है, और इसको समझने के लिए ना सबसे पहली चीज़ जो है लोकल सेलर्स के ऊपर या एप्स के ऊपर ट्रस्ट। सही, ट्रस्ट कैसे बेहतर किया जाए? तो जो हम स्टार्ट हुए थे ना, आपने एक सवाल किया था ई कॉमर्स क्या है, तो डिजिटल पेमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। वो उस पूरे उसमें एक बिल्डिंग ब्लॉक है डिजिटल पेमेंट। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। लॉजिस्टिक्स इज़ वन ऑफ देम, ट्रैकिंग इज़ वन ऑफ देम। तो अगर हम टीमू पे या अली एक्सप्रेस पे कंफर्टेबली ख़रीदारी कर रहे हैं, तो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द चेन, सप्लाई चेन ऑफ द टीमू या दराज या अली एक्सप्रेस, कि उन्होंने पीछे अपने बैक ऑफिस को कैसे मैनेज किया, पार्टनरशिप्स कैसे किए हैं। आज हम किसी लोकल ई कॉमर्स वेबसाइट से ख़रीदारी करते हुए झिझकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता, हम कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि आने वाली जो चीज़ है उसकी क्वालिटी क्या होगी। वॉट टीमू, दराज या ये जो सारी अली एक्सप्रेस इंश्योर्स कि ये कभी भी सेलर को डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर नहीं करवाते जी। वो पहले एक अपने क्यूसी डिपार्टमेंट को भिजवाते हैं, ओके, जबरदस्त, जो भी रॉ प्रोडक्ट होती है विदाउट पैकेजिंग, देन दे इंश्योर द क्वालिटी चेक्स। सही है, मैंने इन सब के साथ ज़ाहिर है बहुत करीब से काम किया है, पार्टनर्स थे ये हमारे, तो ये चीज़ें इन्हीं से सीखी और इनके साथ फिर देख के दूसरों को भी बताया कि वो अपने मॉडल को इस तरह बेहतर करें कि सप्लाई चेन को बेहतर करें, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स को रादर देन थर्ड पार्टी। बिल्कुल सही, वो आप रिलाई करें कि अपना कुछ लॉजिस्टिक्स कह लें या फिर अपना कोई बैक ऑफिस बनाए जहाँ पे क्यूसी ज़रूरी है इसके अंदर। मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है जिस स्केल पे ये सारे बड़े प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं, उस पे एक छोटा सेलर तो नहीं कर सकता। उसकी ये इनफरादी जिम्मेदारी है कि क्वालिटी को खुद मेंटेन करें। एक चीज़ मैं कंज्यूमर्स को यहाँ बताना चाहूँगा, हम एक तरफ तो कहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी सिर्फ हम ट्रस्ट की वजह से नहीं है, लेकिन अगर मैं एक ऐसे बता दूं कि अगर आपने डिजिटल पेमेंट की तो आप इंश्योर्ड हैं, तो क्या आप कैश ऑन डिलीवरी को फौकियत देंगे? ऑफ कोर्स नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। अब मैं बताता हूँ किस तरह, फॉर आपके व्यूअर्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, कि जब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं या अकाउंट से पेमेंट करते हैं, तो आपका बैंक या कार्ड का जो इदारा है, वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, जिसके भी कार्ड्स हैं, वो आप इस चीज़ को गारंटी करते हैं और आपको एक राइट्स देते हैं, कस्टमर राइट्स या कस्टमर प्रोटेक्शन देते हैं कि जो चीज़ आपके पास आएगी जैसी बताई गई थी वैसी ही आएगी। बिल्कुल ठीक। तो आपके पास एक 2 महीने की, 6 महीने की विंडो होती है, टाइम विंडो। आप अपना डिस्प्यूट अपने सेलर को बता सकते हैं। अगर वो जवाब नहीं दे तो आप अपने बैंक को बता सकते हैं। बैंक उस मर्चेंट को जाके फिर पकड़ लेगा और उससे क्वालिटी के ऊपर सवाल करेगा। अगर वो उसमें जवाब नहीं देता कि भाई मुझे ये बताया था ये ग्लास है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ग्लास मुझे मिलेगा और मुझे प्लास्टिक का ग्लास मिल गया, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो डिस्प्यूट की एक टाइप बन गई। तो इस पे वो जवाब देगा कि जो चीज़ थी वो नहीं है, सर्विस मेरी ख़राब मिली या टूटी हुई मिली, तो उसकी कंपनसेशन का वो जिम्मेदार है उसको जवाब देना। अगर वो नहीं देगा वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, वो मज़ीद बिजनेस नहीं कर सकता। ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल से इसके बाद शायद कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मैं अपने हल्का अहबाब में भी ये चीज़ें बताता रहता हूँ कि भाई आप लोग डिजिटल पेमेंट्स करें, इट विल गिव यू प्रोटेक्शन, इट विल गिव यू एन इंश्योरेंस सॉर्ट ऑफ थिंग कि जो कैश में नहीं मिलती। कैश में आपके साथ कोई ना बैंक आपके साथ खड़ा हुआ है, ना कार्ड की कंपनी आपके साथ खड़ी हुई है, पेमेंट एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं। आप और सेलर लड़ रहे होंगे आपस में, या वो बेचारा राइडर लड़ रहा होगा आपके साथ कि टूटी हुई चीज़ दे दी, नहीं सर मुझसे नहीं गिरी, आपने ऐसे ही ऑर्डर की थी, एंड सो ऑन। सही। अच्छा, जो आप जो इंश्योरेंस की बात बता रहे हैं, आई गेस जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे शायद इसको इतना ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बताया भी नहीं जाता, तो कस्टमर की अवेयरनेस का जो फ़र्क या जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, गालिबन कस्टमर एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए
जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर है या जो स्मॉल स्केल पर सर्विसेज प्रोवाइड करें उनको कुछ इस तरह की मालूमात कस्टमर तक, सार्फिन तक पहुंचाना भी बेहतर तरीके से ज़रूरी है गालिबन, जो शायद ये एतमाद बढ़ा सके। बिल्कुल, बैंक्स हो गए जो या कार्ड इशूइंग इदारे हो गए, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि कस्टमर के राइट्स क्या हैं। आप अपनी किसी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पे, अपनी पॉस की ट्रांजैक्शंस पे इस तरह से डिस्प्यूट्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर की नज़र से वो गुजरता नहीं है, वो छोटे छोटे फॉन्ट्स में लिखा होता है, क्योंकि उस वक्त उसके लिए वो ज़रूरी नहीं होता। कार्ड जिस वक्त वो बैंक से ले रहा होता है या अकाउंट खुलवा रहा होता है, ये चीज़ के लिए उस वक्त ज़रूरी है, यू आर राइट, जिस वक्त वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अपनी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो फ्रॉम द कस्टमर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ गुड कि अगर उसके कार्ड के ऊपर या कार्ड के ऊपर नहीं, उसकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन हो के, ऑब्वियसली अगर फ्रॉम द मर्चेंट साइड आप देखें, जिसको हम बिजनेसमैन साइड कहेंगे, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि अगर आपको टूटा हुआ मिलेगा तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी बैंक की, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कस्टमर को ये पता चले कि इंसिडेंटली वो टूट जाए, किसी राइडर से टूट जाए या कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो, शिपमेंट के दौरान टूट जाए। तो ये कम्युनिकेशन, ये इसी तरह के प्लेटफॉर्म से पता चल सकती हैं चीज़ें, इसी तरह के आर्टिकल से। आपका जैसा प्रोग्राम है, आप लोगों को दावत देते हैं, उनके ज़रिए अवेयरनेस बिल्ड हो सकती है। सही सही। अच्छा, अब आजकल एक बड़ा शदीद बूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चारों तरफ चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक, वल्लाह आलम पता नहीं क्या क्या। ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, फिनटेक में ख़ास तौर पे अगर देखा जाए, अगर बैंकिंग चूँकि एक हाईली रेगुलेटेड इदारा होता है, वहाँ पर कितना कोई वक्त लगेगा या पेनिट्रेट कर चुकी है, और इससे अगेन सारिफीन को सहूलियात फराहम करने का जो तरीक़ाकार है, इसमें कोई बहुत बदलाव देखते हैं, क्या नज़र आता है? बिल्कुल, बैंकिंग एक रेगुलेटेड इदारा है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल ही ऐसा बेचारा बना के बता दिया, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बेचारा, कि हम कुछ नहीं कर सकते एआई में। बैंक्स आर इम्प्लीमेंटिंग एआई इन देयर फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स। वहाँ पे जहाँ पे कस्टमर की ट्रांजैक्शंस को पहले पैटर्न देखा जाता था, पुरानी ट्रांजैक्शंस का, उस पर कोई फैसला किया जाता था। अब यूजिंग दैट नॉलेज बेस, बैंक्स आर डिसाइडिंग, या जो बैंक्स प्लेटफॉर्म प्रोक्योर कर रहा है फॉर कस्टमर की फ्रॉड्स की या पैटर्न्स की प्रिवेंशन के लिए, तो पहली चीज़ कि यहाँ पे इसका एक यूज़ केस है एआई में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, कस्टमर सर्विसिंग में एआई इज प्लेइंग अ वेरी की रोल, कि जहाँ पे आपके पास फिजिकल एजेंट्स होते थे, तो वहाँ पे कस्टमर की बात सुन के किसी चैट के ज़रिए बैंक्स आर इम्प्लीमेंटिंग दीज यूज़ केसेस, और ये फिनटेक्स आर इम्प्लीमेंटिंग दीज यूज़ केसेस के जहाँ पे कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं या कस्टमर की हेल्प कर रहे हैं। कस्टमर सर्विसिंग के जो यूनिट्स हैं, दे आर यूजिंग एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स के जो कस्टमर को खुद बता रहे हैं कि अब आपको ये करना है, उसकी बात उसकी आम जबान में सुन के, चाहे उर्दू में टाइप करें, इंग्लिश में करें या वॉइस पे करें। तीसरी चीज़ जो एआई बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन बैंक्स में या हो रही है, वो नई प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग। मेरा कस्टमर कहाँ बैठा हुआ है, उनकी नीड्स क्या हैं, वो सारा डंप ये एआई से ही ड्राइव कर रहे हैं कि मेरा कस्टमर को क्या चाहिए, किस वक्त क्या चाहिए, किस सीज़न में क्या चाहिए। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, उनकी बेसिस के ऊपर बैंक्स के पास ह्यूज डेटा है। देखें, बैंकिंग जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई थी फ्रॉम दोज रजिस्टर्स टू दिस कोर बैंकिंग्स इन 90s के दौर में। तो अभी 30 साल से ऊपर हो गया, तो 30 साल में क्या है, वो डेटा जमा हुआ है। अब उस डेटा से नई चीज़ें सीखनी है यूजिंग द एआई एल्गोरिथम्स एंड ऑल। तो यस, बैंकिंग इज़ यूजिंग, हमें नज़र नहीं आता क्योंकि दैट्स अ बैक ऑफिस। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक कुछ लोगों की कम्युनिकेशन देख रहा था, एक ग्रुप में बात चल रही थी, और वहाँ एक सारिफ थे, वो बड़े खाइफ थे कि बैंकिंग की जो एप्स हैं वो आजकल भरमार कर देती हैं, किसी भी स्टोर के ऊपर किसी भी किस्म का डिस्काउंट हो तो ये मुझे क्यों आता है भाई, मैं तो ये चाहता ही नहीं। तो इसके बारे में जो एक आजकल पुश नोटिफिकेशन के ऊपर ज़रा ज़्यादा रुझान है बैंक्स का, कि वो कस्टमर को उसकी पर्सोना के हिसाब से चीज़ें बताते जाएं, क्या समझते हैं हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री उस लेवल पर है कि वो अभी तमाम प्रोडक्ट्स पर्सोना बेस दे सके, या वो बेदर बस जो ऑफ़र आती है वो पुश करना शुरू कर देती है कि शायद कोई कस्टमर ख़रीद ही ले? देखें, देर आर सम 33-34 कमर्शियल बैंक्स और फिर कुछ स्पेशल पर्पस बैंक्स हैं, तो 50-60 का एक नंबर बन जाता है, और EMI वॉलेट्स का। तो सम आर वेरी टेक सेवीज,
कुछ जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं और कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, वो रेगुलेशंस के तहत जो है ना चीज़ों को फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सही। तो जो बैंक्स समझ लें डिजिटल लीडर्स बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स में बड़े भी हैं और डिजिटल में भी लीडर्स हैं, तो वो तो फ्रॉम SMS दे आर मूविंग टू द पुश नोटिफिकेशंस। जाहिर है कॉस्टिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, बिल्कुल सही। जाहिर है सही। क्योंकि कंपटीशन इतना है, बैंक मुझे या आपको बहुत ज़्यादा एक SMS के लिए चार्ज नहीं कर सकता। बिल्कुल हाउएवर जो यूज़ केस है या की पॉइंट है, अपनी बात बैंक को कस्टमर तक पहुंचानी है, वो बिल्कुल सही। ईमेल के ज़रिए पहुंचे, पुश नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचे, या किसी इन ऐप कोई उसकी मैसेज कोई आ जाए, मैसेजिंग email हो, आ कुछ जाए, भी आ जाए, कोई भी जरिया हो। कोई भी ज़रिया हो, तो वो तो बैंक्स आर अडेप्टिंग दैट। ठीक है, जो नहीं कर रहे जाहिर है उनको भी करना पड़ेगा। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि जो बैंक्स डिजिटल में नहीं काम कर रहे थे वो रास्त के बाद करने लग गए। तो मैंने जैसे बताया है कि इस तरह के इदारे जो फॉलोअर्स होते हैं या लेट अडेप्टेशन है, तो वहाँ रेगुलेशंस विल हेल्प अस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब चूंकि हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी मरहले पे पहुंच चुके हैं, पेमेंट्स को रास्त की वजह से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्काई रॉकेट हो गई। ई कॉमर्स पे आप कहाँ देखते हैं अगले 5 साल में? और अगर पेमेंट्स की बात करें तो इसको आप कहाँ जाता देख रहे हैं? मोर एंड मोर पॉपुलेशन इज़ नाउ यूजिंग दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म और पेमेंट करती। रास्त पे तो वैसे भी चार्जेस नहीं लगते। रास्त पे चार्जेस नहीं लगते, तो ये तो एक वैसे ही लुक्रेटिव है। तो टू कंक्लूड दिस, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाता हूँ कि आई एम एन एविड ट्रैवलर ना, यानी छुट्टियाँ होती हैं बच्चों की तो घूमने चले गए कहीं। ज़बरदस्त। तो अगर मैं 10 साल पहले की कोई ट्रैवलिंग या 5 साल पहले की कोई जर्नी, तो मुझे कैश रखना होता था अपने साथ, और एज अ बैकअप मुझे कार्ड रखना होता था एज अ बैकअप। ओके। और जो मैंने मेजर आपका कैश था, कैश होता था रिमोट एरियाज में। लेकिन यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू हियर दैट कि इस दफ़ा जो मैंने ट्रैवलिंग की पंजाब पास तक या करदू या और कोई रिमोट चित्राल की जो मारकोर एक्सपीडिशंस होती हैं, ये दीज आर वेरी रिमोट एरियाज। मैं कम्प्लीटली कराची से लेके वहाँ तक कैशलेस किया हूँ। ज़बरदस्त। और तमाम पेमेंट्स मैंने रास्त के ज़रिए की, या अच्छा। फिर जो है डिजिटल पेमेंट्स उनके IBAN अकाउंट नंबर्स में ही किए हैं। हाँ, कुछ जगह पे मुझे ऑफर्स हुए पॉस मशीन्स भी, जहाँ कार्ड एक्सेप्टेंस थी और मर्चेंट पेमेंट्स थी। हाउएवर P2P के ऊपर चला। तो अगर इसी ट्रेंड को लेके जाते हैं तो यस, जो रही सही हैं वो भी कन्वर्ज हो जाएंगी P2P की फॉर्म में, और कुछ सब्सिडाइज अगर ये मर्चेंट पेमेंट्स की फॉर्म में, ताकि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सके एज अ बिजनेस पेमेंट, वो चीज़ें भी। तो और आपके सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक का भी यही मैंडेट है, दे हैव टू एलिमिनेट कैश फ्रॉम द मार्केट। जबरदस्त। आई गेस उसमें हम काफी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं, मजीद और हो जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, वक्त बिल्कुल ख़त्म है। आखिरी आपसे सवाल हबीब, आपने एक लंबा कैरियर टेक्नोलॉजी और फिर टेक्नोलॉजी से बिजनेस साइड पे गुजारा। नए नौजवान, आपने शुरू में बात की थी कि जी काउंसलर कोई था नहीं, तो बस जो समझ आया कर लिया। नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा भरपूर तवाना भी है, बहुत उनके पास ज़राए ही ज़राए हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगर उन्हें भी इस तरह से इस कुर्सी पे आके किसी माहिर के तौर पे बैठना हो और एक और हबीब खान हमने प्रोड्यूस करना हो, क्या किया जाए? फ्यू की पॉइंट्स जो मैं रिएटरेट करता हूँ, कई बातचीत होती है यंगस्टर्स में, बैठता हूँ कि इन द स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ योर करियर, जो भी आपकी तालीम है, चाहे टेक्नोलॉजी की है, चाहे बिजनेस की है, चाहे आपने कोई कॉमर्स पढ़ा हुआ है या कुछ और मेडिकल साइंस, तो पहले आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग एंड डेवलपिंग द स्किल सेट्स रादर देन अर्निंग मनी। ओके। यानी आप अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो लुक्रेटिव ऑफर्स के ऊपर कंपनीज आपको उठाएंगी, ऑफर्स देंगी, या 6 महीने आप किसी एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, 6 महीने के बाद तो बिल्ड योर स्किल सेट, पर्सोना, अपना स्किल सेट बिल्ड करें स्टार्टिंग के ईयर्स में। डू नॉट फोकस मच ऑन फाइनेंस, दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले अपनी एक की USP बनाएं, उसके बाद उससे स्टेक हों, उसकी इन डेप्थ उसमें जाएं, जो भी रिसर्च है, या उसको मास्टर दैट स्किल आई वुड से। उसके बाद फिर आप शिफ्ट हो जाएं कि हाँ, उसके बाद फाइनेंशियल्स आपको खुद ही मिलेंगे। हाँ, जब आप इतना एक वक्त लगा लेंगे, महारत हासिल कर लेंगे,
तो जैसे शुरू में आप फारिग तहसील में यूनिवर्सिटी से और कंपनीज ने उठाया, फिर आपको बड़े टिकट्स आए, इसमें बड़े पैसों के साथ कंपनी उठाएंगी। बहुत 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 शुक्रिया हबीब खान साहब आपका तशरीफ़ आवरी का। हमारे सुनने देखने वालों के जो समात हैं उनको ये मालूमात फराहम करने का। फिनटेक इंडस्ट्री में मज़ीद हम आपसे गाए बगाए बात करेंगे। थोड़ी खलिश रह गई, हम डिजिटल बैंक पे बात करते, बट खैर फिर किसी प्रोग्राम में आपको दावत देंगे। थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया। और जनाब, ये थे हबीब खान साहब, फिनटेक के एक्सपर्ट, माहिर पेमेंट्स, ई कॉमर्स, इनके ऊपर बात चलती रहेगी। टेक बाइट के शो में फ़िलहाल इतना ही, और अगले प्रोग्राम में फिर एक और किसी मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।